लेकिन हमने क्या देखा है कि हम देखते थे कि नई नई सड़क हम बनाते थे, लेकिन वो जो पुरानी सड़क जो 10 साल 20 साल 15 साल पहले बनी है, उस सड़क का कोई लेखा जोखा नहीं था, कोई करने वाला नहीं था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास ने यह निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में जो भी सड़क 20 साल पहले, चाहे राज संपोषित योजना से हो, चाहे पीएमजीएस से हो, चाहे कोई भी योजना से हो, वो सड़क अगर टूटा फूटा चलने के लायक नहीं है, वैसे सड़कों को चिन्हित करके हम लोगों ने चलने के लायक बनाएंगे। इसलिए कि जब तक कनेक्टिविटी आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा, तब तक वहां उस क्षेत्र के लोगों का विकास, चौमुखी विकास नहीं हो सकता। हम देखते हैं अपने क्षेत्र में, देखते गांव के लोग को हम देखते थे, देख रहे हैं किसी गांव में कभी गाड़ी घोड़ा नहीं घुस रहा था, लेकिन आज उस गांव में व्यापार करने के लोग वहां पहुंचते हैं, गाड़ी घोड़ा वहां पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने नए नियम बनाए। अभी हाल में हम गोड्डा एक कार्यक्रम में गए थे सरकार आपके दौर में, तो एक हमारी ही विधायक हमको बोलने लगा, ये सर हमारे यहाँ जो प्रखंड के जो बात हम कहते कि नई प्रखंड बनाना होगा, और प्रखंड की हमें जरूरत नहीं है। हमने बोला कि आपने तो 1-2 बार आवेदन दिए थे नई प्रखंड के सृजन के लिए। बोले सर उस समय क्या अलग बात थी, लेकिन आपकी सर अपने हेमंत जी की नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने वहां अपने पुल बना दिए और जो सड़क बना दिए। अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी है हमारा ब्लॉक के लिए, पहले हमें 7.5 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। पुल बनने के बाद आज 1.5 किलोमीटर हो गया है, इसीलिए हमें ब्लॉक की जरूरत नहीं। यही हमारी सोच, हमारी यही विचार के साथ हम अपना काम करते आ रहे हैं। दोस्तों, हमने सड़क बना रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो एक छोटी सी सर्टिफिकेट, किसी का बच्चा के जन्म हो जाता है, किसी घर में मौत हो जाती है, ऐसे लोगों को ब्लॉक में जाना पड़ता था कि हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, हमें बॉन्ड सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए आज हमारी जो है पंचायती राज के तहत हम लोगों ने उसको मुखिया के तहत हम लोग उस गांव में पंचायत में आपका जो है सर्टिफिकेट देने की हम काम करेंगे। एक साधारण से आधार कार्ड का नाम का परिवर्तन करना, नाम को जुड़वाने के लिए हमें एक दिन नहीं, कभी बैंक में तो कभी ब्लॉक में हमें जाकर हमें वो नहीं हो पाता। लेकिन आज आपके सामने मुझे खुशी होती है इस बात के ऐलान के लिए, अब वो दिन दूर नहीं जब गांव में बैठकर हम सभी काम आप लोग करेंगे। और आने वाले दिनों में ये विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आपकी गांव जो है ब्लॉक के नजदीक हो जाएगा। अब 20 से 30 मिनट 35 मिनट में आप अपना अपना ब्लॉक पंचायत से आ सकते हैं। वही सी भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। मैं अपने बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम लोग अधिक लेट आए हैं, विधानसभा चल ही रहा था, इसीलिए हमें देर हुई। आप सबों से हम क्षमा भी चाहते हैं। हम चाहेंगे 2-4 शब्द बोलकर अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने आएंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार विगत 4 सालों से लगातार हर संभव प्रयास यही किया है, चाहे वो नौजवान जो स्कूल में पढ़ते हैं, वही से बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है, वो बच्ची स्कूल में ड्रॉप आउट नहीं हो, उसके लिए भी हमारी सरकार ने नई नियम बनाया। ऐसे हम लोगों ने नियम बनाए, योजना बनाए हैं, और हम लोगों ने ऐसा योजना बनाए कि गांव में सड़क तो हम बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे माँ बहन बहुत सारे हैं जिनके पास साधन नहीं है ब्लॉक और जिला पहुंचाने के लिए। उसमें भी हम लोगों ने योजना लेकर आने, बहुत जगह हम लोगों ने बांस देने के काम किया है। अभी हम हाल में खूंटी गए हुए थे। खूंटी में जब हम गए तो जहां हम मीटिंग कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मीटिंग के बगल में थोड़ी सी जगह था, चारों तरफ गाड़ी, ट्रैक्टर, बोलेरो था, स्कॉर्पियो गाड़ी लगा हुआ था, लगता है कि एक शोरूम लगा हुआ है। जब हम लोगों ने वहां पर नीचे जाकर हेमंत जी के साथ नीचे गए तो हम बोलने लगे, ये तो लगता है कि नजारा जो है एकदम पूरा बड़े बड़े शोरूम लगा हुआ है। हमने पूछा किस योजना के तहत, आप लोग भी जानते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत। कुछ लोगों को पूछा गया, ये गाड़ी लेकर आप क्या कीजिएगा? बोले सर हम तो दूसरे के यहाँ
जो ड्राइवरी करते थे, लेकिन आज हम अपनी गाड़ी हो गया, निश्चित तौर पर हमारे परिवार खुशहाल होगा और इसी कमाई से अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे और आगे ले जाने के काम करेंगे। कुछ महिला को हम ट्रैक्टर पर बैठे देखे, उन लोगों ने कहा कि हम सब्जी का खेती करते हैं और भी सब्जी और भी चीज हम उपजाते हैं, आपका ट्रैक्टर मिलने से हमारी परिवार सुखी और स्वावलंबी हो सकता है। इस तरह एक नहीं अनेक योजना हमारी गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में लेने की काम किया है। मुझे आशा और भरोसा है कि जिस रफ्तार से हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर गांव के विकास, शहरों के विकास, लोगों के विकास, यहाँ के जो नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसका विकास, जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको भी रोजगार दिया जा रहा है और जो अनस्किल्ड है उसको भी योजना से जोड़कर कुछ ना कुछ फायदा दिया जाएगा। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को, बातों को यहीं समाप्त करना चाहते हैं और आशा रखते हैं जिस सरकार को आपने विश्वास किया है 100% हेमंत जी की सरकार आपका विश्वास के साथ रहकर आप पर समर्पित होकर, जनता पर समर्पित होकर हम आगे काम करेंगे और आंख मिलाकर आकर बोलेंगे जो हमारा जो है मजदूरी हमें दिया जाए। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का ये तीसरा चरण मील का पत्थर साबित हो रहा है और इसका प्रमाण है ये उमड़ा जन सैलाब और हर चेहरे पर ये मुस्कान है। और हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस शिविर में माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हुए पहुंचे हैं कि ये मुस्कान जो आपके चेहरों पर दिखाई दे रही है, ये मुस्कान कभी आपकी कम ना हो, जिंदगी में आपके कोई गम ना हो, हर तरफ छाया हो खुशियों का समा और उन खुशियों की कभी शाम ना हो। आप सब खुश हैं? तो एक बार दिखा दीजिए अपनी खुशियां, अपने अपने हाथों के प्रमाण पत्रों को जोर से हवा में हिलाकर, और बाकी लोग सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर दोनों हाथों से जोरदार तरीके से दिखा दीजिए अपनी खुशियां। ये है इनकी खुशियां और इन्हीं खुशियों के बीच अब माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज इचाक प्रखंड के इस सुदूर तेतरिया गांव में आई हुई यहां पर हजारीबाग जिले के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले मोहल्ले से आए हुए आप सभी लोगों को मेरी ओर से सर्वप्रथम जोहार। यहां हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी किसानों, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं और मंच पे उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, हमारे गठबंधन दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित बड़का गांव विधायिका अंबा प्रसाद जी, यहां उपस्थित विधायक उमाशंकर अकेला जी, यहां उपस्थित आपके स्थानीय विधायक अमित कुमार यादव जी, यहां उपस्थित झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य
आदरणीय फागू बेसरा जी, यहां उपस्थित जिला के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोगों का चूंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है और इस बीच हम लोगों ने 23 नवंबर से ही एक अभियान चलाया हुआ है जिसका नाम है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। और ये योजना अभी 29 तारीख को, आने वाला 29 तारीख को खत्म होगा। और इस अभियान के दौरान हम लोग विभिन्न जिलों में जाकर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इन अभियानों का मुआयना भी कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी ले रहे हैं और इस जानकारी को लेने के लिए हम लोग खुद जिलों में पहुंच रहे हैं। आज इसी दौरान लगभग 5000 पूरे राज्य में शिविर 5000 पंचायतों में लगने हैं। और आज चूंकि इतना समय ना होने की वजह से अभी मात्र 18 जगह, 17 जगह ही हम पहुंच पाए हैं। ये 18वां जगह पर हम आपके बीच में आए। हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हम अब आपके जिम्मे छोड़ दिया है हमने सब कुछ, कि आप अपना अधिकार कैसे लेंगे, योजनाओं का लाभ कैसे लेंगे। इसके लिए हमने आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में शिविरों को लगाकर पदाधिकारियों को भेज रखा है। जब हमारी सरकार बनी उसके पहले ही हमने ये कहा था कि ये सरकार दिल्ली से नहीं, रांची के बंद कमरे से नहीं, बल्कि ये सरकार पंचायत और गांव-गांव से चलने वाला सरकार बनेगा। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं और आपकी तरफ से हम आवाज सुनना चाहते हैं कि गांव में, पंचायत में शिविर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये शिविर और लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये शिविर हमने 2021 से शुरू किया था। 20-25 दिन की ये पूरा त्योहार का माहौल गांव-गांव में मनता है। फिर 2022 में लगाया और ये 2023 में हम लोग लगा रहे हैं। ये अभियान के माध्यम से हम गांव के अंदर जो समस्याएं हैं, गांव के अंदर जो किसान, मजदूर, महिलाएं, पुरुष, छात्र छात्राएं, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, पानी, बिजली, सभी की जानकारी हम तक आती है। इससे पहले लोग पदाधिकारियों से जानकारी लेते थे और एयर कंडीशन कमरे में बैठकर उलूल जुलूल योजनाएं बनाते थे। जहां पानी नहीं निकलता था वहां बोरिंग कर देता था, जहां खेती नहीं वहां पर सिंचाई के लिए किनाल बना देता था। अगल बगल से बिजली का खंभा गुजरता था लेकिन उसके नीचे रहने वाला गांव को कोई बिजली नहीं मिलता था। बड़ा अजीबोगरीब स्थिति थी।
गरीब को अनाज नहीं मिलता था, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं। झारखंड चूंकि देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, तो यहां पर सबसे अधिक जरूरी है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। और इस मामले में नतीजा यह हुआ कि रोजगार तो उपलब्ध हुआ नहीं, लेकिन रोजगार करने के लिए मजबूरन बड़े पैमाने पर लोगों को अलग अलग राज्यों में जाकर के मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहला हम लोगों ने शिविर लगाया तो पूरा राज्य से 35 लाख आवेदन हमको मिला। दूसरा शिविर लगाया, लगभग 55 लाख से अधिक हमको आवेदन प्राप्त हुआ। और अब ये तीसरा अभियान है, इसमें कितना आएगा ये 29 तारीख के बाद पता चलेगा। तो 2 शिविरों के आवेदन से ये पता चला कि इसका मतलब गांव में आज भी राज अलग होने के 20 साल हो गया। जिन्होंने सरकारें चलाई उन्होंने क्या काम किया, इतना आवेदन आ गया। करोड़ करोड़ आवेदन आने लगे। इसका मतलब स्पष्ट था कि पूर्व की सरकारों ने ना ब्लॉक कार्यालय उसमें काम करता था, ना जिला कार्यालय काम करता था। लोग भटकते रहते थे, लेकिन उनका काम नहीं होता था। लेकिन आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब काम और जो पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है, जिनको सरकार तनख्वाह देती है, लाखों कर्मचारी झारखंड सरकार के हैं, आईएएस ऑफिसर से लेकर चपरासी तक, और इन कर्मचारियों को जो तनख्वाह सरकार देती है, वो तनख्वाह किस लिए देती है मालूम है? वो तनख्वाह देती है आपके सेवा करने के लिए। लेकिन बड़ा अजीब हालत है, जब सेवा किया तो इतना समस्या आया कैसे? लेकिन ये जब पता चला कि इन 20 वर्षों में हमारे विपक्ष के साथियों ने, जिन्होंने सरकार चलाई, ये लोग उन कर्मचारियों को आपके सेवा में नहीं लगाया, बल्कि उन लोगों ने अपने सेवा में उन लोगों को लगा दिया। और ये नतीजा हुआ आज गांव में इतनी समस्या और परेशानियां। आज इसीलिए कर्मचारियों को विगत 20 सालों में कोई काम करने की और न गांव देहात जाने का कोई आदेश मिला, न कोई काम करने का आदेश मिला। आज उस परिपाटी को तोड़ते हुए वो पदाधिकारी सभी जो नहीं काम करने के लिए इनको आदेश मिला था, आज वही पदाधिकारी जहां सड़क नहीं है, जहां आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से ब्लॉक कार्यालय का प्रिंटर और कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाकर के आपके पंचायत में बैठा हुआ है, आपकी समस्या को समाधान कर रहा है। और जो उसका समाधान की बस की बात नहीं है, उसको हम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हम लोग सरकार जब बनाए 2000 उस समय सरकार बनते ही हम लोगों को कोरोना जैसा महामारी ढक लिया, पूरा देश दुनिया को 1.5 साल, पौने 2 साल उसने खा लिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम रोजगार सब बंद, लोगों को घर से निकलना मना हो गया था। लेकिन ये जैसे कोरोना का धुंध छटने लगा,
हमारे पदाधिकारी कर्मचारी आपके दरवाजा में पहुंच गए और आपके इन शिविरों के माध्यम से जो आवेदन का जो समस्याओं का जो आवेदन आया, उसका हम लोगों ने सूची बनाया। किन सूचियों में किसको कैसे कैसे काम करना है, कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां, किसको आगे पीछे करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इस राज्य में सबसे पहले अपने मां बाप के बारे में हमको चिंता करना चाहिए, अपने बूढ़े बुजुर्गों के बारे में चिंता करना चाहिए, जो 80 साल का हो गया है, 70 साल का हो गया है, 90 साल का हो गया है, लेकिन आज के दिन में भी वो पेंशन के लिए बाट जो हो रहा है और नतीजा कि उसके पास पेंशन नहीं होने के वजह से उसका गरीब बेटा भी उसको अपने घर में साथ नहीं रखता है। तो हमने कानून बना दिया कि इस राज्य में अब कोई भी 60 साल से अधिक का उम्र का आदमी बिना पेंशन का नहीं रहेगा। आज डिबरी लगा करके या टॉर्च लगा के भी घूमोगे गांव में तो 60 साल से बुजुर्ग का कोई भी बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज इस राज्य में ऐसी स्थिति भी है, हम 18 जिलों में घूमते घूमते कई जिलों में ये खबर आई कि एक घर में एक बुजुर्ग का उम्र 90 साल का है, उसको भी पेंशन मिल रहा है। उसकी मां भी है जिसकी उम्र 70 साल का है, उसको भी पेंशन मिल रहा है। और तो और उसका बेटा भी आज 60 साल का हो गया है, उसका बेटा को भी पेंशन मिलता है। एक घर में 3-3 लोग पेंशन लेते हैं। और तो और अगर उस बेटा का अगर बेटी है तो उसको भी सावित्रीबाई फूले योजना मिल रहा है। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा जो सरकार की कोई ना कोई योजना हम नहीं दे रहे हैं। ये राज्य जब जन्म लिया था 2000 ईस्वी में, उस समय इस सरकार का सरप्लस बजट था, मतलब इसका सरकार के खजाने में भरा हुआ पैसा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, आज 20 साल का ये अलग राज हो गया, आज हम घाटे के बजट में चल रहे हैं। कहां चला गया वो पैसा? जब राज अलग हुआ था तो भरा हुआ खजाना मिला था, वो खजाना कहां चला गया और उस खजाना को किसने लूटा? यहां तो लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा, यहां कई किसान मारे गए। कहां चला गया पैसा? और आज ऐसा क्या हो गया कि आज एक एक घर पे 2-2, 3-3 लोग पेंशन ले रहे हैं? ये सारे पैसे हमारे इन 20 वर्षों में इस राज्य का इन लोगों ने अपने जेब में डालने का काम किया। बड़ा विचित्र स्थिति बना। तब जाकर के 2020-19 की चुनाव में हम लोगों ने कमर कसा, जैसे अलग राज्य की लड़ाई हम लोग लड़ करके लिया। आप बोला नहीं, ये लोग राज्य का अधिकार गरीबों को नहीं देगा, इसलिए हम लोगों ने उन डबल इंजन की सरकार को वापस एक इंजन उतारा, फिर हम लोग कुर्सी में बैठे और आज बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को, विकलांगों को कोई ऐसा नहीं बचा जिसको आज उसको सहारा के लिए सरकार मदद नहीं कर रही। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम उन बातों को गिनाना शुरू करें तो समय भी बीत जाएगा, सूरज भी ढल जाएगा। आज गरीबी इस राज्य में इतना ज्यादा है कि गरीब मां बाप सबसे पहले सबसे कमजोर चीजों को
नुकसान पहुंचाता है। घर में जो हमारी बेटियां हैं उनके बारे में, बेचारा माँ बाप इतना गरीब है कि कितना बाल बच्चा को पढ़ाएगा। 8वां 9वां क्लास हमारी बेटियां पढ़ती नहीं कि उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन माँ बाप से कहेंगे कि अब बेटियां हमारी बोझ नहीं बनेगी। अब इसके लिए हमने पूरा योजना तैयार कर लिया है। पहला योजना के रूप में सावित्री भाई फूले योजना हम उसके लिए लेके आए और अब सिर्फ 8वां 9वां नहीं, अब हम अपनी बेटियों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार भी बनाएंगे। इसकी भी व्यवस्था हमने कर दी है। अब आपके ऊपर इसका बोझ नहीं है। अगर बेटियां अगर पढ़ लिख लेगी तो आने वाला पीढ़ी जो है इतना मजबूत होगा कि किसी के सामने उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग तरीके से यहां के किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं। कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लेके आए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। अभी मंत्री जी ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना से लोगों को गाड़ी वितरण होता है। आप लोग देखते होंगे कई हमारे नौजवान दूसरे दूसरे राज्यों में या महाजनों के यहां ड्राइवरी खटता है और बेचारा ड्राइवरी तो खटता ही है और बदले में उसको क्या मिलता है उसको खुद पता है। आज इसलिए हमने सोचा कि अब तुमको किसी का ड्राइवरी खटने का जरूरत नहीं है, अब तुम खुद अपना गाड़ी का मालिक बनो। इसलिए हमने वो गाड़ी देना शुरू कर दिया। आज कई जगह अनगिनत गाड़ियां लोग ले रहे हैं और भाड़े में चला रहे हैं। कोई माल ढोने वाला, कोई आदमी ढोने वाला, और महिलाओं की तो पूछिए मत। महिलाएं जो ट्रैक्टर ले रही हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना महिलाएं ट्रैक्टर ले क्यों रही है। हमने कहा, एक बार कई बार पूछा महिलाओं से कि तुम ट्रैक्टर जानती हो चलाना? कुछ ने कहा हां हम जानते हैं, कुछ ने कहा हम सीखेंगे। तो ये, और हमने उसको चेक भी किया, हमने उनको चला के दिखाया कि तुम चला के दिखाओ, और सही में उस महिला ने ट्रैक्टर चला के भी दिखाया। तो हमने कहा चलो ये ट्रैक्टर नहीं, तुम्हारे लिए बैल है, इसको आप जितना खेत में जोतना है जोतो। तो आज महिलाएं भी किसी से कम नहीं। इसलिए कई तरीके से हम लोग गांव की अर्थव्यवस्था, यहां जो गरीब गुरुआ लोगों का है, उनकी पूंजी बढ़ाने में लगे हैं। आप लोग तरह तरह तरीके से पूंजी बढ़ा सकते हैं। आज आपको पता नहीं है, इस राज्य में कई चीजें हैं जो दूसरे राज्यों से आकर के बिकता है। यहां पर अंडा दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है, यहां पर मछली दूसरे राज्य से आता है, यहां मुर्गियां दूसरे राज्य से आते हैं, यहां बकरी दूसरा राज्य से आता है, और यही बकरी का मीट, यही अंडा, यही मछली आप लोग बाजार से खरीद के लाते हैं। क्यों पशुधन की योजना के माध्यम से आप पशुपालक के रूप में आमदनी नहीं बढ़ा सकते? क्यों बकरी पालन करके उन बकरियों को बाजार में बेच सकते हैं? क्यों मुर्गी फार्म खोल करके मुर्गियां के अंडे नहीं बेचे जा सकते? और दूसरा राज्य का लोग अपना राज्य को तो देता ही देता है, वो इतना उत्पादन करता है कि अगल बगल राज्य में भी जाके बेचता है और पैसा कमाता है। तो हमारा पैसा दूसरा राज्य में क्यों जाएगा? हमारा पैसा इस राज्य के किसानों के पास जाएगा, इस राज्य के मजदूरों के पास जाएगा, महिलाओं के पास जाएगा। और
और तो और अभी किसान भाइयों को हम बता दें, पहले की सरकार जो पशुधन योजना के तहत जानवर देते थे किसानों को, लेकिन जानवर गांव में नहीं दिखता था। और यही वजह है कि आज बैल का जगह ट्रैक्टर ले लिया। लेकिन हमने इस बार उस योजना को थोड़ा उसमें कुछ जोड़ा है, क्योंकि पहले जो जानवर मिलते थे पता नहीं, बीमारू जानवर मिलता था कि किस तरीके से बूढ़ा जानवर मिलता था, समझ में नहीं आता था। जानवर वितरण करने के बाद 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के बाद सब मर जाता था, कोई नहीं बचता था। लेकिन अब जो पशु आपको मिलेगा वो सभी पशु बीमाकृत जानवर मिलेंगे। अगर गलती से मर गया उसका पैसा बीमा कंपनी आपको पूरा पैसा देगी। अब आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो आज ये सारी योजनाएं आपके लिए, क्योंकि यहां का 80% लोग गांव में बसता है और राज्य तभी मजबूत हो सकता है, राज्य पिछड़े राज्यों से तभी बाहर निकल सकता है जब हमारा गांव मजबूत होगा, गांव का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, इचाक प्रखंड मजबूत होगा, यहां का गांव मजबूत होगा, तभी जाकर के राज्य मजबूत हो सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे, अभी जितना भी हमारी बच्चे यहां छात्र छात्राएं हैं उन लोगों को, कि आप सब लोगों को यहां पर कई सारे स्टॉल लगे हैं, ऐसे ही पंचायतों में भी कैंपों में लगा हुआ है। आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐसे 3-4 किताबें बनाई है जो आप सब लोगों को स्कूल में भी पहुंचाया जाएगा, आप लोगों के लाइब्रेरी में भी पढ़ाया जाएगा, दिया जाएगा, ताकि आप सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना आप पढ़ करके अपने माँ बाप को बता सकें कि सरकार आपके लिए क्या क्या योजना बना रही है। क्योंकि माँ बाप लोग आज के दिन में भी अगर कैंप में कोई आता है तो राशन कार्ड के कैंप में जाकर के वृद्धा पेंशन के लिए फॉर्म भरता है, जहां पेंशन का कार्ड है वहां पर जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करता है। यह स्थिति रहता है। इसलिए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, आप लोग अपने माँ बाप को मदद करने का काम कीजिए और इन किताबों के सहारे सरकार जो भी काम कर रही है वो आप तक पहुंचाने का तरीका और कैसे आपको योजना का लाभ मिलेगा वो सभी इन किताबों में है। तो कई चीजें हैं। अभी हमें तो पता चला है आपके इस हजारीबाग जिले में जो सरकार जो 100 यूनिट बिजली दे रही है, उन सभी बिजली 100 यूनिट वालों की संख्या यहां 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 100 यूनिट बिजली का लाभ ले रहे हैं पूरे हजारीबाग जिला में। मात्र हजारीबाग जिला में 1 लाख लोग, अब उन लोग को लगभग बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है, फ्री बिजली मिल रहा है। सरकार का निर्णय है। आपके इसी हम लोगों ने आने वाला समय में, पता नहीं यहां हम देख नहीं रहे अभी किधर लगा है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोगों ने प्रारंभ की है। अब ये बस हम लोग चलाएंगे, गांव गांव चलेगा वो बस, और ये गांव से प्रखंडों को जोड़ेगा और जिला को जोड़ेगा। और उस बस के अंदर हमारे राज्य के आंदोलनकारी, बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएं और हमारे स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगी। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए गांव कोई छूटे नहीं। इसके लिए आपके जिले के अंदर जो गांव का सड़क है, जो ग्रामीण विभाग उस सड़क को बनाता है, हम लोगों ने इस बार पूरे राज्य के लिए 15,000 किलोमीटर हम लोगों ने स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। और इसके तहत आपका मात्र गिरिडीह जिला में
लगभग 850 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनेगा, जो लगभग 750 करोड़ रुपया का बनेगा। 750 करोड़ रुपया से ग्रामीण सड़क जो बनेंगे लगभग 850 किलोमीटर। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के माध्यम से भी लगभग 200 किलोमीटर 250 करोड़ रुपया की लागत से बनेगा। और आने जाने का जो उबड़ खाबड़ व्यवस्था था वो लगभग हम लोग आने वाला समय में खत्म करेंगे। और इन शिविरों के माध्यम से, और ये जैसा आप लोग दिवाली दशहरा का इंतजार करते हैं, ईद का इंतजार करते हैं, क्रिसमस का इंतजार करते हैं, त्योहारों का इंतजार करते हैं, इसी प्रकार जब तक हम रहेंगे तब तक पंचायत में अब आपको ब्लॉक आने का जरूरत नहीं, पंचायत में ही पदाधिकारी शिविरों में आपका काम करेगा। हर परिवार, हर गरीब, हर इंसान, अमीर गरीब मजदूर जो भी लोग हैं, सबको रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए। आज इस सभा को करने के लिए हम लोग को ये छत बनाना पड़ा, तो उसी तरीके से हर इंसान को रोटी कपड़ा और मकान का जरूरत पड़ता है। रोटी का आलम ये रहा, हम लोग कोरोना जैसा महामारी देखे, सुखाड़ देखे, हाट बाजार रोजगार सब बंद हो गया था 1.5 साल तक। मजदूर तबके का लोग यहां सबसे अधिक रहता है, लेकिन इस विपत्ति में भी हम लोगों ने इस राज्य में एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। लेकिन इससे पहले इस सरकार से पहले डबल इंजन की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के मरा है, भूख से मरा सामान्य जीवन में, क्योंकि इन लोगों ने पिछली बार इस रात के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। इनको इस बात का भी तरस नहीं आया कि इस राज्य में गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, हमको ये काम नहीं करना चाहिए, और लोग इसके कारण लोग भूख से मरने लगे। आज हमारी सरकार आने के बाद अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके आज हम लोगों ने गरीबों के बीच में बांटा, और आज सभी को अनाज। और आवास की बात करें, आवास के लिए केंद्र सरकार के पास हम लोग हाथ पैर जोड़ते रहे कि हमारे राज्य में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है, और उनके आंकड़ों में भी इस राज्य में सभी गरीबों को आवास नहीं मिला। हमने कहा कि हमें आवास दो, सैंक्शन करो, लेकिन उन्होंने सैंक्शन नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि आज गरीब गुरुआ लोग बिना आवास का टूटा फूटा घर के वजह से कई बीमारियों से ग्रसित भी होते हैं। अभी हमारे विपक्षियों ने बड़ी तेजी से अपने सोशल मीडिया और षड्यंत्र भाषाओं से राज्य के कई जिलों में पहाड़िया समाज के ऊपर कालाजार, मलेरिया जैसे बीमारी और उससे मरने को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोशिश किया। और वो सभी लोग इतना गरीब कि उनके पास घर द्वार कुछ नहीं, बेचारा किसी तरीके से बांस बल्ली जुगाड़ करके झोपड़ी में रहता है, और ये बीमारी अमीरों को नहीं गरीबों को होती है। लेकिन केंद्र सरकार ने जरा सा भी दया नहीं दिखाई। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब इस राज्य में किसी की घर कोई भी गरीब बिना आवास का नहीं रहेगा। हम लोगों ने अबू आवास योजना शुरू कर दिया है, और आपके जिले से तो लगभग 1 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं आवास योजना के लिए। और ये आवास भी मुर्गी खाना नहीं बनेगा। केंद्र सरकार जो आवास देती है 2 कमरे का, अब राज्य सरकार 2 कमरे का नहीं 3 कमरे का आवास देने का काम करेगी। हमने आकलन लगाया था
कि इतना लोगों को, गरीब को आवाज देना है। हम लोगों ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया था कि इतना लगेगा, लेकिन जो आवेदन आ रहे हैं इन शिविरों के माध्यम से, हमें लगता है कि जो आकलन है, आकलन से कहीं अधिक लोगों को घर की आवश्यकता है। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, क्योंकि ये पूरा पैसा राज्य सरकार खर्चा करेगी। हम पैसा, एक एक पैसा जुगाड़ करके हर गरीब को आवाज देने का काम करेंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं हमारे विपक्ष के साथियों के करना में और हम लोगों के करना में फर्क। आज इस बात को समझना होगा। आपके बीच में कई तरीके के लोग आते जाते हैं और अपनी बातें सुनाते हैं। राज अलग होने से 20 साल तक हमारे विपक्षों ने इस राज्य में मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया था। 20 वर्ष में मात्र 16 लाख लोगों को, और हम लोगों ने मात्र 4 साल में 36,60,000 लोगों को पेंशन दिया है। क्या बात बोलेंगे? इनको दिखाई नहीं देता है कि किस तरीके से हर एक घर सरकार की योजना का लाभ ले रहा है। और इन्होंने दिया क्या? महंगाई के अलावा, भूखमरी के अलावा, नोटबंदी के अलावा, इन लोगों ने 20 साल में किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए काला कानून बनाते हैं, ये बात करते हैं। आपको याद होगा, साल भर पहले देश के अंदर काला किसान कानून लाया जा रहा था। पूरा देश का किसान दिल्ली को चौतरफा घेर करके 1 साल तक डंडा लेके बैठा था। 1 साल किसान दिल्ली में बैठा, घर नहीं आया वापस जब तक ये कानून सरकार ने वापस नहीं ली। और इस आंदोलन में हजारों किसान बेचारे शहीद हो गए। लेकिन आज किसान अपनी जान की परवाह किए बगैर उस कानून को वापस करवाना पड़ा। अगर वो कानून लागू हो जाता तो इस देश में कोई किसान नहीं मिलता। जब किसान नहीं मिलेगा तो अन्नदाता कहां रहेगा? जब फसल नहीं उपजेगा तो आप खाना क्या खाएंगे? नोट खाइएगा कि सिक्का खाओगे? बताओ। आज किसानों को मारने का हर प्रयास निरंतर जारी है। जंगल उजाड़ने के नए नए उपाय बनाए जा रहे हैं। खनन कंपनियों के द्वारा खनन इस कदर किया जाने का तैयारी चल रहा है कि आने वाला समय में जहां ये कार्य होंगे वहां के लोग बहुत बुरी तरीके से उजड़े जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने भी उन सभी चीजों को बहुत गंभीरता से लिया है और एक एक चीजों का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत चुनौती होगा, क्योंकि हक अधिकार गरीबों को ऐसा कोई देता नहीं है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। आज हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार में बकाया है। आज वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया जिस दिन मिलता, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी घंटा इस राज्य में जो गरीबी और पिछड़ापन का कलंक है वो मिट चुका होता। अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो जो आज हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन दे रहे हैं 1,000 रुपया, वो 2,500, 3,000 रुपया देते। आज अगर वो पैसा हमारे पास होता तो इस राज्य के 10 लाख से अधिक युवाओं को 10-10 लाख रुपया देकर के स्वरोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़ा कर देते। आज जो महंगाई का मार इन लोगों ने बढ़ाया, 400 का सिलेंडर 1,200-1,300 रुपया में
अब पहुंचा दिया दाल, नमक, तेल, सब्जी, सब चीज महंगा हो गया। आज जो सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, अगर वो पैसा आता तो वो सिलेंडर आपको हम लोग 500 टका में देते। तो कई ऐसी चीजें हैं, सारा कुछ जाकर के संसाधनों में टिकता है। लेकिन सरकार, ये राज पिछड़ा राज नहीं है, इसको पिछड़ा राज बनाया गया है। 20 वर्षों में, अभी कुछ साल के बाद तो 1-2 साल के बाद ये युवा राज हो जाएगा। 25 साल का युवा राज, मतलब 25 साल का जो आदमी हो जाता है वो कितना मजबूत होना चाहिए था। 25 साल में हर आदमी अपनी जिम्मेवारी उठाता है, लेकिन ये झारखंड को इन लोगों ने 20 वर्षों में इतना कमजोर किया कि पता नहीं आने वाला समय में ये जिंदा रहता कि नहीं रहता। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इस राज के जड़ को, गांव को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों ने जो कार्य योजना बनाया है, इस कार्य योजना को निरंतर हम करते रहे तो आने वाला 25वां साल के बाद ये राज इतना ताकत के साथ खड़ा होगा कि अपना अधिकार के लिए लड़ना भी सीखेगा और अपने इस पिछड़ेपन के कलंक को मिटाने का भी क्षमता आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा इस राज का मुख्य ताकत, मुख्य लोग जो है गांव में, वो गांव तक कैसे हम पहुंचे, गांव के घर घर तक में कैसे हर एक व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान हो, ये हमारी प्रयास है। आज इसीलिए पंचायत में हमारे पदाधिकारी आपके साथ खड़े हैं। नहीं तो बहुत सारे आज के दिन में भी लोग हैं जो ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ सीओ को कभी नहीं देखा, डीसी एसपी तो को बात की बात है, क्योंकि इन लोग का पहले जो कैप्टन था वो कैप्टन गड़बड़ था। आज स्थिति ये कि वो लोग एक हाथ से नहीं लूट पाए तो डबल इंजन से लूटने लगे थे। इसीलिए आप लोग का अधिकार, आप लोग के लिए योजना जो सरकार बना रही है, किसी को पता भी नहीं रहता था कि सरकार क्या योजना बना रही है, लेकिन आपकी योजनाओं का गठरी बांध करके हम आपके दरवाजे में डाल दिए हैं। उस गठरी को खोलिए और अपने लिए योजना अपने घर में ले जाइए। इसलिए बातों को और बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, और भी कार्यक्रम हम लोगों का है। हाँ, एक बात मुझे याद आया, मैं भूल गया था। इस सावित्रीबाई फुले योजना हमारी बच्चियों के लिए जो हमने बनाया है, ये 2 बच्चियों के लिए बनाया था, लेकिन हमारे आज गांव में भी हमें बाद में पता चला कि बच्चियों की संख्या अधिक है। हम उन बच्चियों से बता दें कि अब 2 बच्चों का पाबंदी खत्म, अब 2, 3, 4 बहनें हैं, चारों बहनों को सावित्री फुले भाई योजना का आप लाभ देंगे। और 10वीं 12वीं 11वीं क्लास के बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। 12वीं क्लास के बाद आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील पढ़ने के लिए आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा, तो उसका भी आर्थिक सहायता राज्य सरकार आपको देगी। और कोई बंधक नहीं रखना पड़ेगा, आपके पास गुरुजी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा, आपको सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आज आप डॉक्टर, इंजीनियर बनिए, राज्य को मजबूत बनाने में अपना अहम भूमिका निभाइए। युवा नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो। अभी पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हम लोगों ने निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में अनेकों बहालियां की। हम लोगों ने निजी क्षेत्र में हम लोग कानून भी लेके आए हैं। कोई भी राज्य में
फैक्ट्री लगेगा, कंपनी लगेगी, उन कंपनियों में 75% लोगों को लेना अनिवार्य है। वहां जो भी कर्मचारी होंगे वहां पर मजदूर लेबर के रूप में होंगे। 40,000 रुपया से कम तनख्वाह वाले लोग, सभी लोग स्थानीय होंगे, लोकल लोग होंगे। इसके तहत हम लोगों ने अलग अलग शिविरों से 50,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया। हजारीबाग में भी 5-10 हजार लोगों को नियुक्ति दी। अभी और 25-30 हजार सरकारी नियुक्तियां निकलने वाली है। और आपको बता दें, अभी 29 तारीख को हमारा 4था साल पूरा होगा और उस 29 तारीख को लगभग 8 से 9 हजार बच्चों को सरकारी नौकरी भी देने जा रहे हैं। इसमें समय लगा। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, हमारे कामों पर बहुत अड़ंगा लगाते हैं, आए दिन कुछ न कुछ खड्डा खोदने में लगे रहते हैं। इतने लोगों की नियुक्ति, इतने लोगों की तकलीफ कोरोना जैसे महामारी में, जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर कोरोना में लोग जानवरों की तरह लोग मरे। वहां इतना लोग मर गया कि लकड़ी जलाने के लिए खत्म हो गया, मिट्टी घट गई वहां पर दफन करने के लिए। लेकिन झारखंड में भी कोरोना आया, लेकिन यहां बिना अफरा तफरी के उस कोरोना को हम लोगों ने यहां से भगाने का काम किया। और आपके इस कोरोना के महामारी में वो इसका वजह यह है कि सरकार उस समय सोती नहीं थी, 24 घंटा राज पर नजर रखती थी। हमारे मंत्री पदाधिकारी चारों तरफ नजर बनाए हुए थे। आपके इस कोरोना में इस राज्य के जनमानस को तो बचाने का हम लोगों ने काम किया, लेकिन आज इस काम को करते करते हमारे 2-2 मंत्री बेचारे इस कोरोना में मारे गए। आज अगर वो कोरोना नहीं होता तो आज वो मंत्री नहीं मारे जाते। और मारे जाने के पीछे वो जहां जहां लोगों को देखते थे कि यहां ये नहीं पहुंच रहा है, वो नहीं पहुंचा, ये खुद ही पहुंच जाते थे। और इस दौरान बेचारे उन मंत्रियों को कोरोना ने लपेट लिया। आपका हिस्सा का जो घाव था अपने सीने पर लिया। और हमारे विपक्ष उसमें कर क्या रहे थे? घर में दुबक करके बैठे हुए थे। तो हम लोग उन लोगों में से हैं जो आपके बीच से आपके हर दुख तकलीफ को समझते हैं, जानते हैं। और यही वजह है कि आज गांव-गांव में जो सरकार की व्यवस्था है वो आपके सामने खड़ी है। पहले बिजली का क्या हालत था? बिजली तो इतना स्थिति था कि उससे ज्यादा डिबरी लगाओ या लालटेन जलाओ वो ज्यादा अच्छा था। और आज देख लीजिए बिजली की स्थिति क्या है। उसमें भी बड़ा षड्यंत्र। ये 3-4 जिला डीवीसी के अंदर में आता था। डीवीसी भी अनेक नखरे करता था और आए दिन सरकार का सर झुकाने के लिए जब तक बिजली काट दे बकाया के नाम पर। केंद्र सरकार की एजेंसी होने के बावजूद हमारा बकाया तो देता नहीं, लेकिन उसका बकाया अगर हम 1 घंटा भी विलंब करते हैं तो बिजली काट देता है। यही हालत है केंद्र सरकार संस्थाओं की। लेकिन अब हम लोग बहुत तेजी से बिजली में काम कर रहे हैं और 1-2 साल के अंदर इन 5-6 जिलों में हम डीवीसी के भरोसे नहीं बल्कि सरकार के भरोसे पर हम रहेंगे। और 24 घंटा बिजली मिलेगी निर्बाधित। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी कैंप लगेगा और भी त्योहार आएगा और आप इंतजार करेंगे कि हर अक्टूबर नवंबर के समय जैसे दिवाली दशहरा आता है कि सरकार का आपके द्वार का कैंप कब लगेगा, कब योजना आएगी। और निश्चित रूप से जब अगली बार कैंप लगेगा, पहला कैंप लगा
तो राज्य के सारे बूढ़े बुजुर्ग विधवा और विकलांग को पेंशन मिला। दूसरा कैंप लगा, हमारा इस राज्य की सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिला। तीसरा कैंप लगेगा, चौथा कैंप लगेगा तो और भी एक नई आपके लिए योजना लेके निश्चित रूप से आपके बीच में लोग जाएंगे और उसका लाभ आप ले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। आज के दिन में भी आज अभी हम लोग जल्दी थोड़ा निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आज एक कंपनी को हम लोगों ने न्योता दिया है, जो कंपनी यहां अपना फैक्ट्री लगाएगी और उससे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने के हमारी मंशा है, ताकि यहां के नौजवानों को रोजगार मिले। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके आशीर्वचनों के लिए। और आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न योजनाओं की सौगात भी हमें देने वाले हैं। परिसंपत्तियों का वितरण भी अभी होगा और लाभुकों से सीधी बातचीत भी करेंगे। और आज आपको बता दें, आज के इस शुभ दिवस पर 773 करोड़ 84 लाख राशि की 536 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जोरदार तालियां इस सौगात के लिए। आपको बता दें, आज 334 योजनाओं का शिलान्यास, जिसकी कुल राशि 537 करोड़ 6,80,000 रुपए है और 202 योजनाओं का उद्घाटन, जिसकी राशि 236 करोड़ 23,30,000 रुपए है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियां इन कल्याणकारी योजनाओं के सौगात के लिए। और अब हम सीधे जुड़ेंगे दारू पंचायत से, जहां लाभुक उपस्थित हैं और